प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। लेक्चर नंबर 2 में हम सभी ने देखा था कूलाम का नियम माध्यम में और निर्वात में। आगे आप उसको कंटिन्यू करते हो पढ़ने। आज क्या पढ़ेंगे? कूलाम के नियम का सदिश रूप और अध्यारोपण का सिद्धांत। मतलब बहुत सारे आवेश हो तो बल कैसे लगेगा। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले कल अपन ने कुछ चीजें देखी, वहाँ पे दो अपने पास नियतांक आए थे के और एप्सिलॉन नॉट। उसका मैंने कल आपको बताया था मात्रक और विमाई। वैसे आपने लिख लिया होगा, मैंने लिख के नहीं बताया था, आपको बोला था कि आपको लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं उन्हीं से कंटिन्यू फिर आगे करेंगे। तो देखिए पहला जो कल नियतांक था के, समानुपातिक नियतांक, जिसका मान शायद आपको याद होगा। के का मान कितना 9 इंटू 10⁻9 आया था। तो इसका मात्रक क्या है वो देखते हैं। तो कूलाम का नियम क्या था कल? F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मेरे को के का मैं यहाँ से मान निकाल क्या लिखूंगा, इसको इधर गुणा कर दूंगा, ये क्या आ जाएगा एफ आर स्क्वायर। ये Q1 Q2 का आ जाएगा नीचे Q1 Q2 बराबर क्या आएगा के। इस के को मैं इधर लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो के बराबर ये। तो देखिए एफ क्या है? बल। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। आर क्या थी? दोनों आवेशों के बीच की दूरी थी, Q1 और Q2 दोनों आवेशों के बीच की दूरी। और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? मीटर। आर दूरी का वर्ग यानी मीटर स्क्वायर। Q1 नीचे कौन है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। दूसरा आवेश भी यहाँ पे आवेश के, तो कूलाम इंटू कूलाम। इसका मात्रक क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये तो हो गया के का मात्रक। अब बात करते हैं के की विमा की। डायमेंशन ऑफ के की विमा। तो देखिए के की विमा, के की विमा, के की विमा। तो विमा निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे न्यूटन है, बल। तो अपने देखो ये जो विमा वगैरह निकालने के लिए अपने को 3-4 जैसे वेग है, त्वरण है, बल है, कार्य, 2-4 अपने को इनकी विमा याद होनी चाहिए, जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ी थी चैप्टर फर्स्ट के अंदर। पूरी याद हो सब कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो मैन है वो आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए एन एन क्या यहाँ पे? न्यूटन यानी बल। तो बल की वजह क्या होती है? M1 L1 T माइनस 2। M1 L1 M1 L1 T माइनस 2। आगे कौन है? दूरी। दूरी की वजह क्या होती है? L। और यहाँ पे क्या लग रहा है? 2। तो यहाँ पे क्या कर दिया? L2। नीचे कौन है? कूलाम। कूलाम मीन्स आवेश। और इसकी मैं मैंने कल देखी थी कितनी? A1 T1। तो यहाँ क्या लिखेंगे? A1 T1 की पावर 2। हल करेंगे। देखिए M अकेला यहाँ पे, तो ये बन जाएगा M1 L1, यहाँ से एक L1 एक L2 यहाँ से, तो क्या बन जाएगा? L3। यहाँ पे T माइनस 2 देखो ऊपर, एक T1 का स्क्वायरिंग यहाँ पे T की घात 2 नीचे, ये कहाँ जाएगा? ऊपर। तो क्या बन जाएगा? T की घात -2। एक -2 पहले से ऊपर था, एक -2 दो ऊपर जाके क्या बन गया? -2। तो क्या बन जाएगा? T की पावर -4। और क्या बचा? एक कहाँ है? नीचे पावर 2 के साथ, ऊपर से क्या बन जाएगा? A की पावर -2। ये क्या आ गई? के की विमा। किसमें आ गई? के की विमा। M1 L3 T -4 A-2। ये बन गई के की विमा। क्लियर? तो यहां तक नोट कीजिए के की विमा। ठीक है, पॉज कर लो और नोट कर लो। आगे बताता हूं एप्सिलॉन नॉट की विमा। एप्सिलॉन मींस निर्वात की विद्युतशीलता की विमा। तो देखिए इसी से आगे करते हैं कंटिन्यू। कल अपने देखा था के क्या होता है? के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्या बन जाएगा कि के है जो एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या बन जाएगा? 1/4 पाई के। 1/4 पाई के। अब देखिए 1 कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मतलब नियतांक है। और नियतांक कोई विमा होती नहीं है। तो क्या हो गया? जो एप्सिलॉन नॉट है उसका जो मात्रक है वो क्या होगा? के का उल्टा होगा। के का उल्टा। तो के का मात्रक क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक ये होगा क्या? इसका मतलब होगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये किसका मात्रक हो गया? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक।
बात करते हैं इसकी विमा की, एप्सिलॉन नॉट की विमा। तो क्या लिखेंगे, ऊपर कौन है, कुलाम, कुलाम मीन्स आवेश, आवेश की क्या होती है A1 T1 और यहाँ पे पावर क्या लग रही है 2। नीचे कौन है, न्यूटन मतलब बल, फोर्स, और डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स की विमा क्या होती है, बल की विमा क्या होती है M1 L1 T-2। तो यहाँ क्या लिखेंगे M1 L1 T-2। और आगे कौन है, मीटर मतलब दूरी, डिस्टेंस, और डिस्टेंस की डायमेंशन विमा क्या होती है L, और यहाँ पे क्या लग रही है पावर 2, तो क्या बन जाएगा L2। यहाँ लिखेंगे अपन क्या, यहाँ पे आएगा L और यहाँ पे 2। हल कर लेते हैं, देखिए M अकेला है तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा M-1, यहाँ पे क्या है L1, यहाँ पे क्या है L2, यानी क्या बनेगा नीचे पूरा L की पावर 3 यानी L3, ऊपर जाके क्या बन जाएगा L-3। बात करते हैं T की, तो T की पावर यहाँ पे कितनी है -2, ऊपर जाके क्या बन जाएगा +2, और एक +2 यहाँ पे ये रहा T की पावर 2, तो क्या बन जाएगा T की पावर 4, और यहाँ पे क्या है ये A1। तो ये किसकी विमा आ गई, एप्सिलॉन नॉट की विमा, एप्सिलॉन नॉट की विमा। मान लो कोई बोर्ड में एक नंबर पूछ ले कि निर्वात की विद्युतशीलता की विमा लिखिए, तो आपको ये नोट करनी आई कैसे, सही क्लियर, आपको समझ आ गया होगा। पॉज कर लीजिए और इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। जब कर दूं इसको मैं, पॉज कर लो, आगे चलते हैं। आगे अपना टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, यानी कूलाम का जो नियम है उसको सदिश रूप में कैसे लिखा जा सकता है। सदिश मतलब अपनी भौतिक राशियां दो प्रकार की है, सदिश और अदिश। तो अब तक अपनी सदिश और अदिश, सदिश राशियां वो भौतिक राशियां जिनका परिमाण व दिशा दोनों होती है, और अदिश वो भौतिक राशियां जिनका केवल व केवल परिमाण होता है। तो आगे लिखते हैं कूलाम के नियम को सदिश रूप में। क्यों लिख रहा है सदिश रूप में, क्योंकि अपने किसकी बात कर रहे हैं, बल की बात कर रहे हैं, और बल कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो इसलिए कूलाम के नियम को सदिश रूप में अपने को लिखना होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग अपनी होगी कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, या कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। देखिए आगे अपना टॉपिक है कूलाम के नियम का। आप जब भी बैठे तो पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो मान लेते हैं अपने पास कोई दो आवेश जो त्रिविमीय में रखे हैं, यानी जो अपनी त्रिविमीय निर्देशांक पद्धति है XYZ। तो बनाते हैं, मान लेते हैं कि अपने पास ये कोई निर्देशांक है, इसको अपन बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसको अपन बोल देते हैं XX, इसका बोल देते हैं XX, इसको बोल देते हैं YX, क्या बोल देते हैं YX, इसको बोल देते हैं ZX। और तीनों एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। और मान लेते हैं ये अपना मूल बिंदु है, ये अपना क्या है मूल बिंदु, और इस त्रिविम में कोई दो आवेश रखे हुए, मान लेते हैं एक आवेश यहाँ रखा हुआ है, इसको बोल देते हैं Q1, क्या बोल देते हैं Q1, और इस Q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो मैंने मान लिया कि वो R1 वेक्टर है। क्या मान लिया, R1 वेक्टर। क्या बोला मैंने, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या होता है, मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति बताने वाला सदिश क्या कहलाता है, स्थिति सदिश। तो मैंने माना कि कोई आवेश यहाँ रखा हुआ है, इसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है R1। अब ऑब्वियसली इसका द्रव्यमान भी होगा M1, लेकिन मैं द्रव्यमान यहाँ पे नहीं लिखा हूँ क्योंकि आवेश से मतलब यहाँ पे। और मान लेते कोई दूसरा आवेश है त्रिविम में कहीं रखा हुआ है, मान लो कहीं यहाँ रखा हुआ है Q2, इसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश अपन मान लेते हैं R2 वेक्टर। क्या मान लिया मैंने, R2 वेक्टर। अब देखिए दो आवेश रखे हैं त्रिविम के अंदर, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को बल लगाएंगे। तो मान लेते हैं इनके बीच की जो दूरी है उसको मैं मान रहा हूँ R21 वेक्टर। क्या मान रहा हूँ, R21 सदिश, R21 सदिश। बात करेंगे दूरी की तो इसका परिमाण निकालेंगे, सदिश का परिमाण निकालना आता हुआ शायद आपको कैसे निकालते हैं कि मान लो अपना सदिश है R वेक्टर बराबर AIK प्लस BJK प्लस CKK। तो इसका परिमाण मतलब मोड R वेक्टर कैसे निकालते हैं, वर्गमूल के अंदर A² प्लस B² प्लस C², यानी I के साथ जो है उसका वर्ग प्लस J के साथ जो उसका वर्ग प्लस K के साथ जो है उसका वर्ग का वर्गमूल। क्लियर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब बात करते हैं ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे। मैंने दोनों क्या माना है, दोनों को धनात्मक माना है, समान परिणाम माना है यहाँ पे। तो देखिए इधर बल क्या लगेगा
F21 F21 वेक्टर मतलब आवेश दो पर आवेश एक के द्वारा लगाया गया बल। इसी प्रकार ये दो भी एक के ऊपर बल लगाएगा, उसको क्या लिखेंगे, इसको यहां लिख रहा हूं मैं F12 वेक्टर। मतलब क्या हुआ इसका, आवेश एक पर आवेश दो के द्वारा लगाया गया बल। क्लियर। ध्यान देना यहाँ पे एरोज पे, दिशा मैंने इसकी ऐसे लिए, इसकी मैंने ऐसे लिए और इसकी मैंने ऐसे लिए। ठीक है। अब यहाँ पर अपन लगाएंगे सदिश योग का त्रिभुज नियम, जो अपने 11वीं क्लास में सदिश वाले चैप्टर में पढ़ा था। सदिश योग का त्रिभुज नियम ये क्या बोलता है कि किन्हीं दो सदिशों को त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के द्वारा व्यक्त करें तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उन दोनों सदिशों के परिमाण को व्यक्त करती है। मतलब क्या बोला मैंने कि मान लो अपने पास ये कोई सदिश है, मान लो ये ए वेक्टर है और ये मान लो कोई बी वेक्टर है और ये मान लो कोई सी वेक्टर है। तो सी वेक्टर बराबर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कहां से लिखा मैंने ये, सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से। तो यहाँ पे अपन वही लगाने वाले सदिश योग का त्रिभुज नियम। तो देखिए क्या लिखूंगा मैं, यहाँ नीचे लिख रहा हूं सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से क्या आएगा। देखिए यहाँ पे ये इधर यानी दोनों कैसे क्लॉकवाइज, और ये कौन सा है एंटी क्लॉकवाइज है, उल्टा है। मतलब क्या होगा, इन दोनों का योग यानी R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर बराबर क्या होगा, R2 वेक्टर। यहाँ क्या लिखेंगे, R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर बराबर क्या आएगा, R2 वेक्टर। क्लियर यहाँ तक। यहां से मैं लिख सकता हूं कि R21 वेक्टर बराबर क्या आएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्लियर। इसको बोले समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। क्लियर यहाँ तक हो गया। यहाँ तक अब आप यहाँ तक क्या करो, पॉज करो, नोट करो, फिर इसको साफ करता हूँ और आगे समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। पॉज कर लो, इस डायग्राम को अच्छे तरह से बना के यहाँ तक देखो, फिर इसी को आगे कंटिन्यू समझाता हूँ। डायग्राम आपको बना के आप रख लेना, फिर आगे समझते रहना इसको। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए थोड़ा सा देखो, यहीं पे समझाता हूँ इधर देखिए। अगर मेरे को F12 लिखना है, क्या लिखना है, F12 साफ कर दे इसको ना, आगे देखते हैं। देखिए अगर F12 मेरे को लिखना है तो F12 क्या होता था, कूलाम के नियम से बल का मान क्या होता था, F12 बराबर क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की दूरी। डायग्राम में हमने कितनी मानी थी, R21 सदिश। तो उस R21 सदिश के मोड, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, R21 सदिश के मोड का वर्ग। ये क्या है, इसका अदिश है। ये क्या है, सिर्फ परिमाण को बता रहा है। किसको बता रहा है, परिमाण को। और अपने को किसमें लिखना है, सदिश में। तो सदिश का काम कौन करता है, इकाई सदिश। फिजिक्स में इकाई सदिश क्या काम करता है, आपने लोगों ने पढ़ा था कि इकाई सदिश क्या होता था, वह सदिश का परिमाण क्या होता है, एक। तो बच्चों याद रखिएगा, इकाई सदिश का फिजिक्स में केवल और केवल एक ही काम है, दिशा बताना। केवल और केवल क्या बताना, दिशा। तो हम क्या करेंगे, इसको इकाई सदिश से गुणा कर देंगे। R21 के किसको बताता है, इकाई सदिश को। ये किसमें आ गया, सदिश रूप में। किसमें आ गया, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे R21 के से गुणा कर दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, वेक्टर। क्लियर। अब आपको पता होगा, इन्होंने पढ़ा था ए के क्या होता था, इकाई सदिश बराबर क्या होता था, सदिश बटे सदिश का परिमाण। सदिश बटे सदिश का परिमाण, यानी इकाई सदिश बराबर क्या होता है, सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो सेम काम हम यहाँ करने वाले। R21 को क्या लिखेंगे अपन, जो R21 केप है, R21 के बराबर में लिखेंगे R21 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R21 वेक्टर, मतलब सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो इस R21 केप की जगह, इस R21 केप की जगह क्या लिखना है, R21 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R21 वेक्टर। तो क्लियर। तो आप साइड में इसको ऐसे लाइन खींच के लिख लीजिएगा। इसकी जगह ये लिखता हूं। तो देखिए क्या बन जाएगा, इसको आप नोट करके रखना, काम आएगा थोड़ी देर में नीचे वाला। तो यहां बन जाएगा F12 वेक्टर बराबर क्या आएगा, K Q1
Q2 नीचे क्या आएगा R21 मोड R21 का मोड का स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा R21 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R21 वेक्टर। अब देखें नीचे R21 मोड का स्क्वायर, R21 की पावर में घात 1, तो ये क्या बन जाएगा घात 3। तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन, यहाँ लिख देंगे F12 वेक्टर बराबर, ये अपन ने लिखा है F12 में, यहाँ लिख देते हैं अपन F12 की जगह F21, मतलब पहले अपन निकाल रहे 2 पर, किसके ऊपर निकाल रहे 2 के ऊपर, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। F21 क्या लिखे यहाँ पे, पहले मैं 2 वाले को देख रहा हूँ, जो अपन डायग्राम बनाए थे ये वाला, यहाँ दूसरे में देख रहे हैं ये वाला F21 मतलब 2 पर 1 के द्वारा लगाया गया बल। F12 भी निकालेंगे, F21 देख रहे हैं पहले, तो क्या आएगा यहाँ पे K Q1 Q2 नीचे क्या बन जाएगा R21 की घात 3 का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा R इंटू में R21 वेक्टर, R21 वेक्टर। देखिए R21 का मान अपने कितना निकाला अभी, R21 का मान अपन निकाला था R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, कहाँ से अभी त्रिभुज योग का सदिश योग का त्रिभुज नियम लगा के निकाला था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस R21 की जगह ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपन राइट कर देंगे। तो देखिए क्या बनेगा F21 वेक्टर बराबर क्या आएगा K Q1 Q2 नीचे क्या आएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड का क्यूब, यानी इसका क्या निकालना है परिणाम, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर निकाल लेंगे, इसका मोड लेंगे, में परिमाण निकालेंगे, उसकी घात 3 कर देंगे, और साथ में जाएगा इनटू में क्या है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। देखो बच्चों क्लियर सा हो गया कि आप कहाँ जा रहे हो 1 से 2, कहाँ जा रहे हो मतलब आवेश 2 पर आवेश 1 के द्वारा लगाएगा बल, जैसे मान लो ये Q1 और ये Q2, तो आवेश 2 पर आवेश 1 के द्वारा लगाया गया बल। तो ये बिंदु अपना क्या हो गया प्रारंभिक बिंदु, ये अपना कौन सा हो गया अंतिम बिंदु। तो क्या किया यहाँ पे अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक, मतलब 1 से 2 गए तो 2 माइनस 1 करना है, ठीक है, या 2 से 1 गए तो 1 माइनस 2 करना है। क्लियर यहाँ तक, ये अपने को मान मिला F21, इसका मान मिला F21 का। अब आगे निकालते हैं अपन इस Q1 आवेश पर, इस Q1 आवेश पर ये Q2 कितना बल लगाएगा, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, ये इधर लगाया हुआ कितना, इसको बनेंगे अपन F12 वेक्टर, ये दूरी अपने कितनी मान रखिए R2 दिशा, ऐसे डायग्राम में बनाया था ना, आप कर दिया आपने बना लिया होगा। तो देखिए अब निकालते अपन F12, क्या निकालेंगे F12, तो F12 मतलब क्या लिखेंगे आवेश 1 पर, F12 मतलब आवेश 1 पर, आवेश 1 पर आवेश 2 द्वारा लगाया गया बल। ये क्या था आवेश 2 पर आवेश 1 के द्वारा लगाया गया बल। यहाँ पे क्या लिखेंगे आवेश 1 पर आवेश 2 के द्वारा लगाया गया बल। तो उसको क्या लिखेंगे अपन, उसको लिखेंगे F12 वेक्टर, मतलब 1 पर 2 के द्वारा लगाया गया बल। तो ये क्या आएगा K Q1 Q2 नीचे वही रखेंगे R21, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि मोड ऑफ R21 वेक्टर बराबर क्या होता है मोड ऑफ R12 वेक्टर होता है, मोड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ आप चाहे R12 रखो चाहे R21 रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नीचे क्या लिख रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ R1, चलो R12 वेक्टर मैंने बता दिया। R21 का मोड बराबर क्या होता है R12 का मोड का स्क्वायर, और साथ में क्या लगाएंगे R12 का क्यूब, R12 का क्यूब, क्लियर, R12 का क्यूब यानी क्या लगा दिया 21 सदिश। ये तो होता है परिमाण, अगर किसी भौतिक राशि को अपन परिमाण के साथ दिशा भी दे दे तो वो क्या बन जाएगी सदिश राशि। तो वही तो क्या है यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा ये K Q1 Q2 नीचे क्या बन जाएगा R12 वेक्टर का स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे R12 वेक्टर, 21 सदिश क्या होता है सदिश बटे सदिश का परिमाण, तो इसको लिखेंगे R12 वेक्टर मींस R12 सदिश बटा R12 सदिश के मोड का परिमाण। क्लियर यहाँ तक, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना K Q1 Q2 नीचे क्या बन जाएगा R12 का स्क्वायर
r12 का मोड तो क्या बन जाएगा r12 का की पावर 3 और साथ में r12 वेक्टर। ठीक है, अब देखो ये बन, आप इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर इसको रब करता हूँ। आप इसको पॉज करके नोट कर लो। क्लियर, आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बताया, देखिए r21 वेक्टर क्या था, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, तो यहां से r12 वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो क्या होता है, r21 वेक्टर बराबर होता है अपना माइनस r12 वेक्टर, माइनस r12 वेक्टर। तो क्या लिखेंगे अपन, अगर अपने को r12 का मान रखना है तो r12 वेक्टर को अपन राइट करेंगे r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। क्लियर, तो इस r12 वेक्टर की जगह वी राइट क्या, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। हम क्या लिखने वाले हैं इसकी जगह, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। तो क्या बन जाएगा, देखिए f12 वेक्टर बराबर क्या आएगा, ये बन जाएगा k q1 q2, नीचे क्या आएगा r12 का q, r12 का q, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इनटू के अंदर r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। क्लियर, अब मैंने आपको बताया था मोड ऑफ r12 वेक्टर बराबर क्या होता है, मोड ऑफ r21 वेक्टर, मोड ऑफ r12 वेक्टर बराबर क्या होता है, मोड ऑफ r21 वेक्टर। तो अपन यहाँ चाहे r12 राइट करें मोड के अंदर, चाहे r21 राइट करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे इसका मान हमें पता है कि मोड के अंदर r2 माइनस r1 लिख देंगे, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा k q1 q2 और नीचे क्या आएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर के मोड का क्यूब, और यहाँ क्या आएगा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। क्लियर, तो f12, तो बच्चों यहाँ भी एक बात क्लियर हो रही है कि क्या क्या मैंने अंतिम माइनस प्रारंभिक। इस बार क्या कर रहा हूँ, एक पर दो के द्वारा लगाया गया बल, दो से आप कहाँ गए एक, तो अंतिम बिंदु कौन सा हुआ 1 और इनिशियल कौन सा था अपना 2, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या आ गया r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए अगर मैं यहाँ से, ये तो कंफ्यूजन नहीं, ये तो पता होगा आपको कि मोड ऑफ r1 वेक्टर बराबर क्या होता है, मोड ऑफ r21 वेक्टर। यहाँ से बराबर आप चाहे क्या लिखा मैंने इसकी जगह, बराबर मोड ऑफ r2 वेक्टर माइनस मोड ऑफ r1 लिख दो, चाहो तो क्या कर दोगे इसकी जगह, मोड ऑफ r1 वेक्टर माइनस मोड ऑफ r2, मतलब चाहे मोड के अंदर आप r2 माइनस r1 करो, चाहे मोड के अंदर आप r1 माइनस r2 करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप यहाँ तक नोट कीजिए, इसको शायद आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ, नहीं किया तो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इस वाले से माइनस कॉमन ले लूं, क्या कर लूं, इसमें से माइनस को कॉमन ले लूं, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा f12 वेक्टर बराबर क्या आएगा, k q1 q2 यहाँ पे मोड ऑफ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का क्यूब, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा r2, मतलब इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, तो क्या बनेगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, और वो क्या होगा यहाँ पे माइनस, उस माइनस को मैंने यहाँ लिख दिया। अब ध्यान से देखें तो इसको अपने थोड़े पहले क्या लिखा था, f21 वेक्टर, क्या लिखा था f21 वेक्टर, तो क्या है अपने पास निकल के आया कि f12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ f21 वेक्टर, f12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ f21 वेक्टर। अगर ध्यान से देखें तो दोनों बल परिमाण में बराबर है, दोनों बल परिमाण में बराबर है व दिशा में विपरीत है, दोनों बल परिमाण में बराबर है और दिशा में विपरीत है। ऐसा अपने कहीं पहले पढ़ा था, न्यूटन का गति का तीसरा नियम भी तो यही था कि दो अलग अलग वस्तुओं पर लगने वाला बल परिमाण में बराबर दिशा में क्या होता है, विपरीत। ये जो अपना कूलाम का नियम है वो न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है। कूलाम का नियम
अर्थात कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है। क्लियर? यहाँ तक पॉज कर लो और लिख लीजिए। और ये अपने कूलाम के नियम का सदिश रूप था। यहाँ पे एक बात क्लियर कर लेना, यहाँ पे क्या करना अपने को, अंतिम माइनस प्रारंभिक करना है। F12 लिखा, देखो 12 लिखा तो 1 - 2 कर दो, 2 1 लिखा तो 2 - 1 कर दो। क्लियर? आगे चलिए, यहाँ पे अपन ने ध्यान रखना है, यहाँ पे कूलाम के नियम के सदिश रूप में हमेशा अंतिम माइनस प्रारंभिक करना है। अगर आप 1 से 2 गए तो 2 - 1 कीजिए, अगर 2 से 1 गए तो 1 - 2 और उल्टा उल्टा करना, 2 से 1 गए तो 1 - 2, 1 से 2 गए तो 2 - 1। ठीक है, ये था अपने कूलाम के नियम का सदिश रूप। आगे बात करते हैं, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब कूलाम के नियम की सीमाएं पढ़ते हैं। ये आप देखो, अपन ने एक पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण बल, कहाँ, 11वीं क्लास के अंदर। तो अपन पढ़ते हैं कूलाम के नियम और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या समानता है। तो आगे आप हेडिंग डाल लीजिए, कूलाम नियम व कूलाम के नियम व न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। तो कूलाम के नियम व न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में समानता है। कूलाम के नियम व न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में समानता है। कूलाम के नियम क्या, लिख लीजिए, कूलाम के नियम व न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में समानता है। गुरुत्वाकर्षण नियम में समानता, दोनों में क्या क्या समानताएं है, दोनों में क्या क्या समानता। पहली बात, दोनों कैसे बने कि मान लो ये दो अपने पास द्रव्यमान है या दो मानो आवेश है, दोनों क्या लगते हैं? केंद्र की ओर। अगर दोनों अपोजिट है तो केंद्र की ओर लगेंगे, मतलब केंद्रीय रेखा की ओर। ये अगर क्या दोनों, ये प्लस या माइनस, या फिर इधर, या तो ऐसे लगेंगे या फिर ऐसे, लेकिन लगते किधर है? केंद्र की ओर, केंद्र की ओर। तो दोनों बल कैसे है? केंद्रीय बल है। दोनों कैसे बल है कि दोनों, पहला इसके अंदर क्या हो गया समरूपता, दोनों बल केंद्रीय बल है, दोनों बल केंद्रीय बल, मतलब दोनों जो बल है, दोनों आवेशों को या फिर दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली क्रिया रेखा की ओर लगते हैं, दोनों बल केंद्रीय बल है। अब देखिए, पहला समरूप समानता समझ आ गई। दूसरी समानता क्या होती है? F बराबर अपने क्या पढ़ा? विद्युत बल। ये मतलब कूलाम का नियम क्या है? इसको अपने विद्युत बल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि दो आवेशों के मध्य लगता है। तो ये क्या आएगा? Fe बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। और गुरुत्वाकर्षण नियम का जो फॉर्मूला था वो अपने 11वीं क्लास में पढ़ा था, वो क्या था? Fg बराबर क्या था? कैपिटल G M1 M2 अपॉन R²। Fg, G फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, E मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स। ये क्या था? G मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, M1 M2 अपॉन वही वो दो द्रव्यमानों के बीच में लगता है। अब देखिए, ये भी किसके हैं? वर्ग के समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और ये भी क्या है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी व्युत्क्रम वर्ग का नियम, व्युत्क्रम वर्ग नियम। तो दोनों ही नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। तो दूसरी समानता क्या होगी? यहाँ लिखने वाले अपन दोनों नियम कौन से? गुरुत्वाकर्षण नियम और कूलाम का नियम जो है क्या करते हैं? व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। दोनों नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। दोनों नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, दोनों नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते। तो ये तो अभी दोनों में समानता है। आगे पढ़ते दोनों में असमानता है। ये आप नोट कर लीजिए पॉज करके, इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। कूलाम के नियम व न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में असमानता है। क्या पढ़ने वाले? असमानता है। तो देखो अपन ने पढ़ा था कि जो आवेश है वो धनावेश भी हो सकता है और ऋणावेश भी हो सकता है। मतलब जो कूलाम बल है वो आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। कूलाम का जो नियम है वो आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण, यानी जो पहला नियम क्या हो गया? अगर मैं बात करूं यहाँ पे, यहाँ लिखते अपन कूलाम का नियम या कूलाम नियम, और यहाँ लिखते अपन क्या? गुरुत्वाकर्षण नियम, गुरुत्वाकर्षण नियम। तो पहला डिफरेंस दोनों के अंदर, कूलाम का नियम आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। क्या लिखेंगे? कूलाम का नियम
आकर्षण का भी हो सकता है, अगर दोनों आवेश विपरीत हो तो आकर्षण, और दोनों आवेश समान है तो प्रतिकर्षण। तो ये क्या होगा, आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। जबकि कूलाम का नियम अपना क्या था, गुरुत्वाकर्षण नियम क्या था, सिर्फ और सिर्फ आकर्षण का, क्योंकि द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, धनात्मक, और वहां क्या रहता, द्रव्यमान। तो ये क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण नियम, गुरुत्वाकर्षण नियम, ये गुरुत्वाकर्षण बल केवल और केवल क्या होता है, आकर्षण का होता है। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, केवल आकर्षण का होता है। किसका होता है, आकर्षण का होता है। ये होगी पहली असमानता। ये क्या होगी, पहली असमानता। दूसरी समानता है, दूसरी असमानता इनके अंदर, जो कूलाम बल है वो माध्यम पर निर्भर करता है। किसके ऊपर, कूलाम बल है वो माध्यम पर निर्भर करता है। क्या करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। मतलब हवा में कुछ और होगा, पानी में कुछ और होगा, पेट्रोल डीजल केरोसिन, जो भी माध्यम में, डिपेंड ऑन मीडियम, मीडियम पर डिपेंड करता है, मीडियम पर, माध्यम पर निर्भर करता है। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि वहां पर जो कैपिटल जी है वो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है। गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। चाहे आप पेट्रोल में रख के निकालो दो द्रव्यमान के बीच में बल, चाहे आप हवा में रख के निकालो, दोनों में वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ क्या लिखने वाले अपन, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो ये दोनों में क्या थी, असमानता। आगे अपन पढ़ेंगे कूलाम के नियम की सीमाएं, कि कूलाम का नियम कहाँ लगा सकते हैं और कहाँ नहीं लगा सकते। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम एक लाइक तो करिएगा। थैंक यू।